Hello friends, in this lecture we will learn about penetration of Europeans in India. So, hello friends, in this lecture we will learn about penetration of European in India. ठीक है, यानी कि यूरोपियन जो थे ना, पोर्चुगीज़ हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, डैनिश हैं, फ्रेंच हैं, तो वो सारे इंडिया में कैसे आए, तो इस लेक्चर से हम लोग ये चीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एंशियंट टाइम में क्या होता था ना, एंशियंट टाइम में जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे या यूरोपियन जो भी यूरोप के जो कंट्रीज़ थे ना, उनके साथ इंडिया का ट्रेड एंशियंट टाइम से चलता है। और वो ट्रेड रूट क्या था कि यहाँ से पर्शियन गल्फ और रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी के रूट से होते हुए इंडिया में आना था। ठीक है, ये रूट ये लोग फॉलो करते थे। लेकिन मेडाइवल टाइम में क्या हुआ ना कि ये जो रूट था ना, यहाँ पे टर्किश वाले जो रीजन में, वहाँ पे ऑटोमन टर्क्स का एम्पायर कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनके टाइम पे क्या होने लगा, हैवी चार्जेस, हैवी टैक्सेस उसमें यूरोपियन कंट्री को देने पड़ते थे, यहाँ पे ऑटोमन ट्रेडर्स को। ठीक है, ऑटोमन को। ठीक है, तो उससे क्या होता था ना, उनके जो मतलब जो कॉस्ट था ना, उनका जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ के चलते यूरोपियंस ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक कोई नया सी रूट फाइंड आउट करें। ठीक है, तब से ही उन्होंने ये चालू कर दिया कि हम लोग को नया सी रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे, बिगिनिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो पोर्चुगल ने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि हमको सी एक्सप्लोरेशन करना है। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ में जो प्रिंस थे, प्रिंस हेनरी उनका नाम था, जिनको उनका उपाधि भी दी गई थी नेविगेटर नाम से। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, वो बहुत ही इनकरेज थे कि हमको मैरीटाइम एक्सप्लोर करना है। ठीक है, न्यू सी रूट्स फाइंड आउट करना है इंडिया के। और उन्होंने उस टाइम चर्च का बोलबाला था। ठीक है, जैसे अब क्या होता है कि उस टाइम पे चर्च सबसे टॉप अथॉरिटी रहती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया, वहाँ से चर्च से परमिशन भी ले ली कि हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनको गॉट परमिशन। ठीक है, लेकिन एक दुखद बात ये थी कि उन्होंने एक्सप्लोर करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो मेजर एक्सप्लोरर कौन थे पोर्चुगीज़ के, एक थे बार्थोलोमो डियास। ठीक है, बार्थोलोमो डियास ने ये स्टेप टुक किया और वो 1488 में वो रीच करे केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, अफ्रीका वाले रीजन में, वो जो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे वो पहुँचे। ठीक है, यहाँ से यूरोप, बार्थोलोमो डियाज यहाँ से रीच करके यहाँ तक ही पहुँच पाए थे। ठीक है, केप वर्डी आइलैंड, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, बट वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ठीक है, वो यहीं तक गए थे। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या होता है कि बार्थोलोमो डियाज ये उन्होंने केप वर्डी आइलैंड तक अफ्रीका के पहुंच पाए थे, उसके आगे नहीं। जिससे ये प्रूव करे कि इंडिया के तरफ भी जाया जा सकता है। ठीक है, अगर अफ्रीका तक जा सकते हैं, तो वो इंडिया की तरफ भी सी रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये प्रूफ हो गया था। नाउ अब जो सेकंड हमारे एक्सप्लोरर थे, वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ये थे स्पेन से। ठीक है, उस टाइम सिर्फ दो ही पावर्स थी, दो ही ऐसी कंट्री थी जो कि ये सारी एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा अपना मतलब एक्सप्लोर करना चाहती थी। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे जो एक स्पेन थे, उन्होंने स्पेन में जो थे क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, जो कि स्पेन के थे, वो रीच करते हैं बहामास आइलैंड। बहामास आइलैंड हमारे ये वाले आइलैंड है। ठीक है, नॉर्थ ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जो आइलैंड्स थे, बहामास आइलैंड्स, वो पहुँच जाते हैं। वो चाहते तो थे कि वो यहाँ से वो सी रूट ऐसे जाके वो इंडिया ही जाना चाहते थे। ठीक है, बट वो यहाँ जाके वो बहामास आइलैंड पहुँच जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो वेस्ट इंडीज़, इसीलिए वो क्या कहते हैं, वो रीच करते हैं, उनको लगता है कि हम इंडिया पहुंच गए, क्योंकि वहाँ पे रेड इंडियंस रहते थे। ठीक है, उनकी भी मतलब जो स्किन कलर था वो इंडियंस के जैसी ही थी, थोड़ी रेड कलर की, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उन्होंने रेड इंडियंस कहा। ठीक है, और उन्होंने उस आइलैंड को कह दिया वेस्ट इंडीज़। ठीक है, 1492 की बात है। ठीक है, ये डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको थोड़ा सा बस ध्यान रखना। तो अब जैसे स्पेन और पोर्चुगल दोनों ही इसमें
ये चीज़ एक्सप्लोरेशन के उसमें थे, ठीक है? तो उन्होंने अपने अपनी रीजन बाँट दिए, ठीक है? तो एक ट्रीटी साइन होता है 1494 में, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। ये साइन क्यों करना पड़ा? क्योंकि कब जब भी स्पेन अगर अपनी जो एक्सप्लोरेशन शिप वगैरह लेके जाते थे, तो पोर्चुगीज़ हमला कर देते थे। फिर पोर्चुगीज़ जब लेके जाते थे, स्पेन हमला कर देते थे। वो दोनों एक दूसरे को एक तरीके से कॉम्पिटिशन की तरह से समझते थे, ठीक है? कि क्योंकि भाई प्रॉफिट तो सबको कमाना था, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, फिर सोचा कि क्यों ना हम लोग ने एक ट्रीटी साइन कर देते हैं। तो उन्होंने साइन किया ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस, ठीक है? ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस में क्या हुआ, इन्होंने जो अटलांटिक ओशन वाला जो रीजन है ना, अटलांटिक ओशन वाला रीजन, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ केप वर्डी आइलैंड, ठीक है? केप वर्डी आइलैंड था वहाँ पे, ठीक है? उसको एज अ पॉइंट लिया और उससे एक लाइन खींची जिसमें कि इन्होंने अपने अपने रीजन डिसाइड कर दिए कि इसके वेस्ट में जो भी रीजन है, ठीक है, उसको स्पेन एक्सप्लोर करेगा और यहाँ पे पोर्चुगीज़ की एंट्री नहीं होगी, और इसके जो ईस्ट में जो रीजन है ना, उसको सिर्फ पोर्चुगीज़ एक्सप्लोर करेंगे, इसमें स्पेन की एंट्री नहीं होगी, ठीक है? इन्होंने अपना एक डिवीजन कर लिया एक तरीके से, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है कि जो पोर्चुगीज़ के जो एक्सप्लोरर होते हैं, वास्को डिगामा वो फर्स्ट यूरोपियन थे, पोर्चुगीज़ थे, जो कि ये वहाँ पे इंडिया में पहुँचते हैं, कैलिकट वाले रीजन में, ठीक है? अब इनको यहाँ से जब वो इधर से निकलते यूरोप से, वो सबसे पहले केप वर्डी आइलैंड ही पहुँचते, क्योंकि वहाँ तक का सी रूट तो के बार्थोलोमो डियाज़ ने वो उस चीज़ को एक्सप्लोर कर लिया था, ठीक है? तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है कैप्टन अब्दुल माजिद से, ठीक है? और वो उनकी हेल्प से जाते हैं कैलिकट वाले रीजन, ठीक है? जो हमारा केरला वाला रीजन है ना, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है? कैलिकट, कोचिन एंड त्रवणकोर, ठीक है? तो वो कैलिकट वाले रीजन में पहुंचते हैं, हमारे कह रहे हैं वास्को डिगामा कैलिकट वाले रीजन में पहुंचते हैं, ठीक है? वो उस टाइम कैलकट वाले रीजन में किसका रूल था? ज़ैमुरिन या समरुद्धि, ज़ैमुरिन तो उन्होंने नाम दे दिया, बट वहाँ पे समरुद्धि डायनेस्टी का रूल था, ठीक है? नाउ अब जब ये यहाँ पे पहुँचते वास्को डिगामा, तो उन्होंने जितना भी अपना खर्चा किया रहता है ना इस रूट को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो यहाँ पे 60% मोर प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने स्पाइसेस वगैरह जो भी इन्होंने मर्चेंट्स जो भी अपना वहाँ से खरीदते हैं सामान, उसको जब यूरोप में बेचते हैं तो उनको 60 गुना मुनाफा होता है, ठीक है? 60-100% टाइम मोर प्रॉफिट, ठीक है? तो उनको समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो इससे क्या होता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि उन्होंने डायरेक्ट सी रूट फाइंड आउट कर लिया था यूरोप से इंडिया का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, ठीक है? स्पाइसेस का ट्रेड। नाउ पोर्चुगीज़ का इसी तरीके से एक्सपेंशन हुआ। अब उसके बाद आते हैं पेड्रो एल्वारेस कैब्रल। ये क्या करते हैं, वो आते हैं तो इस्टेब्लिश करते हैं अपनी फैक्ट्री बेसिकली एक ट्रेडिंग पोस्ट होता है, जहाँ पे एक वेयर हाउस समझ लो आप, जहाँ पे वो जो भी सामान वगैरह जो खरीदते थे ना, वो उसमें स्टोर करके रखते थे, ठीक है? फिर वहाँ से उनकी शिप लोड करके वो यूरोप जाती थी। तो एक तरीके से वेयर हाउस इस्टेब्लिश कर दिया था इन द कैलिकट वाले रीजन में, ठीक है? किसने किया था? पेड्रो एल्वारेस कैब्रल ने, ठीक है? नाउ अब वास्को डिगामा फर्स्ट टाइम आए थे, पहले यूरोपियन थे पोर्चुगीज़, ठीक है? तो उसके बाद वास्को डिगामा सेकंड टाइम आते हैं, सेकंड टाइम वो विजिट करते हैं 1502 में, और वो स्टैब्लिश करते हैं 2 और जगह, कनानूर और कोचिन, ठीक है? वो विजिट करते हैं 1502 में। नाउ अब इस चीज़ को, अब देखो ये सारे यूरोपियंस आ रहे हैं, ठीक है? तो पोर्चुगीज़ के जो उस टाइम के जो किंग थे, गवर्नर, उन्होंने सोचा पोर्चुगीज़ के किंग ने कि क्यों ना हम लोग कोई गवर्नर को भी वहाँ पे पोस्ट किया जाए इंडिया में, जो कि ये सारी चीज़ को एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ है ना, जो गवर्नर्स हैं, 3 गवर्नर्स हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एंड अल्फांसो डी अल्बिकर एंड नीनो दी कुन्हा, ठीक है? ये 3 जो आते हैं गवर्नर्स, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू गाइस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।